बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिजाब जुल्करनैन। हमारा लेक्चर 2 है, कंटिन्यूशन है ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। तो इसमें 6th ब्रांच हमारी है टेक्सोनॉमी, जो है ग्रीक वर्ड है, टेक्सिस से निकला है, जिसके मीनिंग है अरेंजमेंट के, और नोमोस का मीन होता है नेमिंग या नाम देना। तो डेफिनेशन हमारे पास है द स्टडी ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स एंड ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूल्स बनाए गए, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग की गई। टेक्सोनॉमी की जरूरत महसूस क्यों हुई? क्योंकि साइंटिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी था ये जानने के लिए। तो साइंटिस्ट ने अपनी मदद करने के लिए, अपने लिए आसानियां पैदा करने के लिए, साइंटिस्ट ने जो है वो टेक्सोनॉमी की। क्योंकि ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, जो हमारी इतनी एवोल्यूशन हो रही है, हम तरक्की कर रहे हैं, उसलिए साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी था जानना, ताकि उनके लिए इजी हो। किसी भी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जब एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट, उसके लिए बड़ा ज़रूरी था। तो टेक्सोनॉमी के हमारे पास लेवल कौन कौन से हैं, ये हमारे पास होता है। टेक्सोनॉमी के चार्ट है हमारा। इन पैरामीटर्स को, सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए एक साइंटिस्ट जो है वो किसी भी एनिमल, प्लांट या किसी भी जो है लिविंग की टेक्सोनॉमी करता है, और उनका साइंटिफिक नेम जो है वो डिफाइन करता है। हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है वो सिंगुलर फॉर्म है, और जो राइट साइड पे हमारे पास है वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म है। सबसे पहले हमारे पास डोमेन हमें पता होनी चाहिए, हमें किंगडम पता होना चाहिए, फाइलम या फाइला हमें पता होना चाहिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या जेनेरा और स्पीशीज हमें मालूम होनी चाहिए। इसी लिहाज से एक एनिमल की टेक्सोनॉमी होती है। ह्यूमन की टेक्सोनॉमी, एज यू ऑल नो, आप सारे लोगों को पता होगा कि हमारे पास ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन। अब ये होमोसेपियन नाम कैसे आया? ह्यूमन की टेक्सोनॉमी में ह्यूमन की डोमेन क्या है? यूकैरिया। यूकैरिया या यूकैरियोट होता है वो जिनके अंदर न्यूक्लियस, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंडेड उनके ऑर्गेनली हों। इसका ऑपोजिट हमारे पास होता है प्रोकैरियोट्स। इसका मतलब है वो विदाउट न्यूक्लियस है। सेकंड हमारे पास किंगडम आता है। हम किंगडम एनिमिलिया से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। फाइलम हमारा कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा मीन्स हम वर्टिब्रेट है। हम ह्यूमंस के पास रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन है हमारी, हम कॉर्डेटा है। और इसके ऑपोजिट होता है इनवर्टिब्रेट्स विदाउट बैकबोन। क्लास हमारी मेमेलिया है, बिकॉज हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स हैं, और हम अपने यंग वंस को मिल्क फीड कराते हैं, और यंग वंस अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए हम मेमेलिया आते हैं। इसके अलावा हम प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स यानी प्राइमरी, जो हमारे पास फिजिकल सबसे शुरुआती जो हमारे पास आप बोलो करेक्टर्स है हमारे, जैसे हमारे पास कॉलर बोन है, हमारी आईज है, फेस हमारा फॉरवर्ड है, हमारे पास टीथ मौजूद है, इंसाइजर, मोलर, ये प्रॉपर जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, इससे हम प्राइमेट्स के ऑर्डर में आते हैं। फैमिली हमारी है होमिनाइडे। होमिनाइडे का मीन है लार्ज ब्रेन, यानी हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर डेवलप्ड है, इसलिए ह्यूमंस को कहा जाता है कि अशरफुल मखलूकात है। जीनस हमारा है ह्यूमो। होमो मीन होता है ह्यूमन, यानी ह्यूमन मीन विजडम, अक्लमंद, नॉलेज, शऊर जिनके अंदर हो। और स्पीशीज हमारी है सेपियंस। ये बात आप सबने याद रखनी है कि टेक्सोनॉमिक जब भी किसी की जाती है, जीनस और स्पीशी को मिला के एक साइंटिफिक नेम बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जीनस हमारा होमो और सेपियंस, ठीक है। तो जीनस और स्पीशी को मिला के एक साइंटिफिक नेम बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक, कि हमारे पास जीन्स में कैसे अपने ट्रेड्स आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के, पेरेंट्स के। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जो निकला है जेनेसिस से, जिसका मीन है डिसेंट या ओरिजिन। इसकी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से हम में जो किरदार आते हैं, जो हमारे जीन्स आती हैं, उनको कहा जाता है जेनेटिक्स। हेरिडिटी जो हमें विरासत में मिलती है। लोगों को विरासत में सिर्फ जायदाद ही नहीं, पर ट्रेड्स भी, करेक्टर्स भी मिले जाते हैं, जैसे कि हाइट हो गई, बालों का कलर हो गया, आपका फेस का कलर हो गया। आंखों का रंग अगर ना सेम हो तो पिक्चर में आप देख सकते हैं आंखों की शेप सेम होगी। कान, ईयर साइज, शेप, उनका चलने फिरने का अंदाज, उठने बैठने का अंदाज, इवन बोलने का अंदाज, हमारा रंगत, हर चीज हमारी ट्रेड्स में आती है पेरेंट्स से, या हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। और डिजीजेस भी हमें ट्रांसफर होती है, कहते हैं जहाँ डायबिटिक की हमारे फैमिली में रन कर रही है डिजीज, हाइपरटेंसिव
ट्रेट है हमारी फैमिली के अंदर, तो ये सारी चीजें जीन्स के अंदर हमें मिलती हैं। इसीलिए अक्सर लोग कुछ होंगे तो देखते ही आपको कह देते होंगे कि आप फलाने की बेटी तो नहीं है, फलाने के बेटे तो नहीं है, बिकॉज हमारे जेनेटिक्स, हमारी मुशाबत इतनी होती है कि हम बिना नाम के भी हमें वो पहचाने जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि निकला है एम्ब्रियन से। इसका मतलब है एम्ब्रियो, यानी द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। के एम्ब्रियो, अगर एक, यहाँ पे हमारे पास है एम्ब्रियो वर्सेस फीटस, ये फीमेल का है। अगर एक फीमेल ने कंसीव कर लिया है तो 9 मंथ 40 वीक्स तक उसके वुम के अंदर एक बेबी जो है वो कैसे नरिशमेंट करता है। सबसे पहले तो हमारे पास जाइगोट होता है, यानी फर्टिलाइज्ड एग है। 3-4 दिन का इनका रेशो होता है, उसका 3-4 दिन का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद एन एम्ब्रियो इज फ्रॉम वीक 5 अंटिल द 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते तक, मतलब 5वें हफ्ते से लेके 10वें हफ्ते तक जो बेबी होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद वो 10वें हफ्ते के बाद जब तक बर्थ नहीं हो जाती, अंटिल यू गिव बर्थ, तब तक जो फीटस होता है उसको कहते हैं फीटस। जो बेबी होता है, नरिशमेंट जो है वो फीटस से ले रहा होता है। और टाइम पीरियड 40 वीक्स का होता है एक प्रेगनेंसी का, जब एक फीमेल कंसीव करती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो प्री मैच्योर है, प्री टर्म में, वो बात की बात है। लेकिन 5th से लेके 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी हमारे पास एम्ब्रियो कहलाएगा, यानी हमारे पास इनिशियल स्टेजेस हैं, और उसके बाद फीटस हमारे पास होगा। ठीक है, ये हमारे होते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, यानी डेफिनेशन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। हमारा लिविंग का, हम जानदार का नॉन लिविंग के साथ कैसे ताल्लुक है, बहुत ताल्लुक है। कैसे ताल्लुक है, हम इंसान, ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि हम ऐसी मखलूक है जो बहुत वसी पैमाने पे मौजूद है दुनिया में। हम पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। अभी आप एग्जांपल ले लें, गर्मियां बहुत है, एसी हम बहुत चला रहे हैं। ठंडा पानी पीने के लिए हम फ्रिज का इतना यूज करते हैं, एक एक घर में 2-2 3-3 फ्रिज, 2-2 3-3 एसीज हैं। तो एसी के अंदर एक ऐसी गैस होती है जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस हमारी इन्वायरमेंट के लिए बड़े जो है हार्मफुल है। ये हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज कर रही है, और इस चीज का हमें अंदाजा नहीं है। और पोल्यूशन हम बहुत तरीके की कॉज करते हैं, एक जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, पानी को नुकसान पहुंचाए, वाटर पोल्यूशन, बहुत तरह की पोल्यूशन हम कॉज करते हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इसी वजह से, पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम अभी चाह रहे हैं कि मौसम बहुत गर्म है, जून जुलाई है, तो थोड़ी सी बारिशें हो जाए, मानसून आ जाए, ताकि एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, इतनी पोल्यूशन हमने कॉज कर दी है कि अभी कोई बारिशें नहीं हो रही। बारिशें कब होंगी, अगस्त में होंगी, सितंबर में होंगी। और वो बारिश ही नहीं होंगी, फिर वो फ्लड होगा, फिर वो सैलाब की सूरत में आएगा और तबाही मचाएगा, डिस्ट्रक्शन करेगा। फिर हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, जहां हम रहते हैं उस जगह को हम गंदा कर रहे हैं। इर्द गिर्द की जगहों पे कचरा फेंक देते हैं हम, उससे फिर मक्खियां आती हैं, मच्छर आते हैं, बीमारियां फैलती हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, जहां जगह मिलती नहीं है हम घर बनाना शुरू कर देते हैं, कुछ दुकान चलाना शुरू कर देते हैं, हम फसल को रहने ही नहीं देते। और गर्मी इतनी ज्यादा है, एक तो हमने पोल्यूशन कॉज की, ऊपर से हम कोई लैंड को प्रॉपर स्पेस नहीं देते कि कोई जमीन वहां पे अच्छे से जब फसलें होती हैं, फिर फसलों में जो फ्रूट्स लगते हैं, फिर बंजर जमीनें हैं, जो ची फसल पक रही है वो खराब है, और सारे बहुत मसले होते हैं। वाटर रिसोर्सेज हैं, इनको हम बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये कैसे हम कर रहे हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में अब ये देखें आप लोग। सबसे हमारे पास मेजर, यहाँ पे वार्मिंग की स्पेलिंग गलत है, WAR होती है, ग्लोबल वार्मिंग। सबसे बड़ी कॉज है ग्लोबल वार्मिंग। कैसे फैल रही है ग्लोबल वार्मिंग, फैल रही है, एक तो है ग्रास होपर इफेक्ट होता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, जो मतलब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, उनको वार्मर इन्वायरमेंट से कूलर इन्वायरमेंट की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ट्रांसफर करने में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की कॉज बनती है। दूसरा एरो हम ह्यूमंस की तरफ है, हम ह्यूमंस बहुत बड़े कल्प्रिट हैं इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के अंदर। दूसरा, ये जो हम गाड़ियां चलाते हैं, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक। और हम इंसान फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं फसलों के ऊपर, तो वो फसलें हम इंसान खाते हैं। ठीक है, हम इंसान खाते हैं, ये हम इंसान फसलें खा रहे हैं ना, सिर्फ फ्रूट की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में। हम ये सारी जो इन्वायरमेंट में हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी गैसें हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन हो रही है। ठीक है, ह्यूमंस को क्या नुकसान हो रहा है,
कैंसर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पैरालिसिस है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है ह्यूमन के अंदर, सो ऑन, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें एनवायरनमेंट की वजह से होती है। ये मुहावरा है आम सा, जो बोया है वो काटा है, जो हम कर रहे हैं वो भुगत हम खुद भी रहे हैं, ठीक है। फिर सॉइल कंटेमिनेट है हमारी, जमीन हमारी खराब है, हम जो है उसमें इतनी गर्मी हो गई है और हम कोई चीज रहने नहीं दे रहे, हमारी क्रॉप्स इफेक्ट हो रही है। जैसे मैंने कहा जमीन बड़ी बंजर है, अब लोग फसलें लगाएं तो कहाँ लगाएं, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज, हमने इतनी इंडस्ट्रीज बनाई हुई हैं, और ये नहीं कि हम उनको दूर रखे, हमने कमर्शियल एरियाज में ही इतनी, वो सारी रेजिडेंशियल एरिया में इतनी सारी बनाई हुई हैं। अब उसका क्या होता है, इंडस्ट्रियल का जितना भी गंदा मवाद है, रन ऑफ है, वो हम कहाँ करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। ऑयल स्पिल है, तेल वगैरह कहाँ फेंकते हैं, पानी में फेंक देते हैं। हो क्या रहा है, सारी हमारी जो मरीन लाइफ है, जो उसका इकोसिस्टम है, जो पानी में मछलियां मौजूद हैं, वो बेचारी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। दूसरा, कचरा वगैरह हम फेंकते हैं, कचरे में हमने रस्सियां डाल दी या जाल वगैरह कुछ भी इस तरह फेंक दिए, जब मछलियां पानी में होती हैं वो फंस जाती हैं उसमें। कुछ कांच, कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी हार्मफुल, कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हमने फेंके हैं, हमने कचरा समझ के फेंक दिए हैं, वो मेरीन लाइफ को हमारी सारी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जो है, हम लिविंग की वजह से बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेलेंटोलॉजी, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है, पेलियोसिस से निकला है। पेलियोसिस का मतलब है वश एंशियंट, मानी कदीम, पुराना, बहुत ज्यादा, यानी द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी पुराने रिमेन्स, बकाया जो चीजें रह गई हैं ऐसे जानदारों की जो पिछली सदियों में थे, पुरानी सदियों में थे, वो अब दुनिया में हम उनको ढूंढ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे डायनासोर्स, आपने हमने कभी भी डायनासोर को विजुअली अपनी आंखों से देखा नहीं है ऐसे जिंदा, जैसे हम बाकी जानवरों को देखते हैं। हमने देखा कहीं डायनासोर्स को, कार्टून्स में देखा होगा, स्टोरी बुक्स में देखा होगा, या कहीं टीवी पे कोई पिक्चर आ गई, या नेट पे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायनासोर ऐसा है। तो जो स्टडी करने वाले हैं, जो साइंटिस्ट हैं या आर्कियोलॉजिस्ट, जो पास्ट लाइफ की स्टडी करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो जब ऐसे रिमेन्स को खोदते हैं जमीन के नीचे, तो डिकम्पोज हो गए, दफन है, जो अभी भी ये रिमेनिंग है, उससे देखते हैं हड्डियों का साइज इतना बड़ा है, दांत डिफरेंस है, या कुछ और उनको पार्ट्स मिले हैं, तो उससे वो फिर सारी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर लगाई जाती है आर्कियोलॉजिस्ट, और उससे अंदाजा लगाया जाता है, या उससे मतलब टेस्ट किए जाते हैं लेबोरेटरी में, बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जिससे उन्हें अंदाजा होता है कि ये डायनासोर किस्म की चीजें भी थी हमसे काफी पहले, ठीक है। तो इन पास्ट लाइफ को स्टडी, जो पुरानी जिंदगी में जो चीजें स्टडी की जाती हैं, उनको कहते हैं पेलेंटोलॉजी। और ये एनिमल्स के ऊपर भी हो सकती हैं, पुराने जमाने में जो लोग रहते थे वो किन बर्तनों में खाते थे, क्या करते थे, ये हर चीज के ऊपर हो सकती है, इसको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। बस पास्ट हिस्ट्री के बारे में आपने चीजें ढूंढ के निकालनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसकी डेफिनेशन, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंज इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में चेंज लाना है, लोकेशन, जीन की लोकेशन को चेंज करना, टू अचीव डिजायरेबल करेक्टर्स। यानी क्यों हमें स्ट्रक्चर और लोकेशन को चेंज करना है जीन की, इसलिए करना है ताकि जो हम चाह रहे हैं हमें मिल जाए। पोलियो और मीजल्स किसी जमाने में बड़ी खतरनाक एग्जाम्पल, जो है किसी जमाने में बड़ी खतरनाक सी बीमारी थी, लोगों की डेथ हो गई, इस पे साइंटिस्ट ने बनाई वैक्सीन बनाई, जीन की मैनिपुलेशन की, चेंज किया स्ट्रक्चर, और इस तरह उन्होंने जीन लेके वैक्सीन बनाई। मतलब पोलियो के ही डेड ऑर्गेनिज्म से बनाई गई वैक्सीन, वैक्सीन बनती है ऐसे। इसमें आप कह सकते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो वैक्सीन बनती है उन चीजों से जिसकी आपको बनानी है, उसी का डेड ऑर्गेनिज्म लिया जाता है। फर्मेंटेशन, हम योगर्ट बना रहे हैं, हमें दही बनानी है, हमने लिया दूध, और दूध से हमने दही बनाई। ब्रेड, पिज्जा हम खाते हैं बड़े मजे से, हम पराठे खाते हैं, उसमें हम खमीर डाल देते हैं ताकि वो राइज हो, फर्मेंट हो। चीज, अल्कोहल ऐसे बनता है, फर्मेंट होके। अचार, जो देसी घरों में बनता है, लोग बनाते हैं अचार घरों में आज भी, तो वो सालों साल ठीक रहता है, क्यों, उसको फर्मेंट किया गया है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बड़ी अच्छी है, बस उसको सिर्फ प्रॉपर हर टाइम पे आपको मिक्स करना होता है प्रॉपरली। एक चीज आपने नोट की होगी कि जब भी कहा जाता है कि आपने योगर्ट या आपने ये ब्रेड बनानी है पिज्जा की, तो आपने अगर पिज्जा की ब्रेड बनाई है आपने, तो ओवन को आपने गर्म करना, उसके बाद आपने उसमें रखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, यानी बायोमीन ह्यूमंस के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है किसी भी लाइफ के लिए, उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर,
इनको चाहिए, और इनको चाहिए हीट, टेम्परेचर चाहिए, तभी ये इनका बैक्टीरियल कल्चर जो है वो उनका डेवलप होता है, तभी ये फर्मेंट होती हैं चीजें, ठीक है। और कुछ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, कुछ हमारे लिए होते हैं बेनिफिशियल है। तो इनमें जितने भी एग्जांपल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुए हैं, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजी हो, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है सारे। कॉस्मेटिक्स, सीरम, शैम्पू, ऑयल, बड़े मजे मजे के आज हम सीरम्स लगाते हैं फेस पे, बालों पे, कि हमारे बाल बड़े अच्छे होंगे। कैसे? स्ट्रक्चरल चेंज है, जीन की लोकेशन चेंज किए, 2 दिन में हम फॉर्मूला क्रीम लगाई, गोरे हो गए। कैसे भाई, कैसे गोरे होंगे हम? गोरे इस तरह हम होते हैं कि उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, ऐसी चीजें डाली जाती हैं। आजकल बड़ा वो चला नियासिनामाइड का सीरम है, कॉस्मेटिक्स में बड़ी चीजें यूज की जाती हैं। शैम्पू ऐसे आ गए हैं बालों को आपके सिल्की शाइन, सारी ये बायोटेक्नोलॉजी यूज की गई है। फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि हमारी फसलें बड़ी अच्छी हों। फोरेंसिक में डीएनए डीएनए हम यूज करते हैं, ह्यूमन डीएनए का यूज किया जाता है। या दूसरा, मोबाइल का लॉक आपने खोलना है, कोई और नहीं खोल सकता, आप अपना थंब प्रिंट लगाओगे, डीएनए आपका मैच है, आपको पता है फिंगरप्रिंट है आपका, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया और आपका लॉक ओपन हो गया। सारी टेक्नोलॉजी है जो बायो जिंदगी के पर्पस के लिए यूज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशो बायोलॉजी। ये हमारे पास लैटिन वर्ड है जो निकला है सोकारे से, जिसका मीन है टू एसोसिएट, ठीक है। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ। हम अपने माहौल से सीखते हैं, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं। ह्यूमन वायलेंस, क्राइम, एनिमल हंट और बहुत सी चीजें जो हम अपने एनवायरनमेंट से, इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं। ह्यूमन वायलेंस, इसमें अब ये हमारे पास बिहेवियर हमारे पास है, हम पॉजिटिव चीज लें एनवायरनमेंट से या नेगेटिव लें। एक मैं आपको इसमें पॉजिटिव और एक नेगेटिव एग्जांपल देती हूँ। दो बच्चियां हैं, आप समझ लो 7th 8th में दो बच्चियां पढ़ती हैं, दोनों आपस में दोस्त हैं। एक आ गई फर्स्ट, एक थोड़े नंबरों से पीछे रह के सेकंड आ गई। अब जो सेकंड नंबर पे आई है, ये अगर सोचे कि मैं जो फर्स्ट पे मेरी दोस्त आई मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, और वो उससे सीखे कि आपने ऐसा क्या पेपर में लिखा, कैसे आपने सीखा, कैसे आप पढ़ती हो, कितना टाइम पढ़ती हो, अब मुझे भी गाइड करो ताकि मैं भी फर्स्ट आऊँ, ठीक है, या मैं भी अच्छे नंबरों से पास हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स भी मुझसे खुश हों। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव ट्रेट है कि हमने बायोलॉजिकली सोशल, हमने जो है लोगों से अच्छा सीखा है। अब वायलेंस में हम अगर इसी में बात सीखें, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, या बड़ा भाई है, छोटा भाई है। बड़ा भाई काम कर रहा है, छोटा भाई उन्हें तंग कर रहा है, तो छोटे भाई ने बड़े भाई को तंग करने की वजह से उन्हें बड़े भाई से पड़ गई, थप्पड़ पड़ गई, डांट पड़ गई। तो छोटे भाई ने भी इन रिएक्शन उनको मार दिया। वहां तो वो मसला सुलझ गया और वो कमरे से हट गए। नेक्स्ट, अब छोटा भाई जो है, या छोटा जो है, जिनको इतनी समझ नहीं है, वो तो सीख रहा था ना। उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया अपने मदर या फादर पे। उनको किसी बात पे गुस्सा आया तो उनको कोई चीज फेंक के मार दी या उनको चांटा मार दिया, तो ये पूछा जाता है ये किसने आपसे, आपने किससे सीखा है ये? तो वो तो कहेगा मैंने भाई से सीखा है या मैंने आप ही से सीखा है। अब यहाँ गलती किसकी आई है? ह्यूमन वायलेंस। अब बच्चा तो वो है ना, डेवलप इतना नहीं है ब्रेन, वो तो इर्द गिर्द से सीखा। तो ये उसके भाई को चाहिए था कि उसको मना करता, आपने मारना नहीं है, या वो खुद भी उसे पहले ना मारता। तो ये हमारे पास होती है, वायलेंस हो जाता है ट्रेड। क्राइम, हम क्राइम बड़ा सीखते हैं। आजकल के हालात ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग जिनके पास डिग्री है, कुछ काम नहीं है करने को, बड़े गलत सोहबत में लग जाते हैं, चोरियां करना शुरू कर देते हैं। और आजकल वैसे भी सिस्टम इतना ही कोई खास नहीं है कि हम कह लें कि पकड़ा जाएगा। बच गया तो जिंदगी उनकी वो हो जाती है कि चले अच्छा गुजर जाएगा। जुर्म करना भी सीख लेते हैं, देखा देखी हम बहुत कुछ सीखते हैं। एनिमल हंट, जानवरों के बच्चे शिकार करना सीखते हैं। उनको नहीं पता कैसे शिकार करना है, वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि कैसे शिकार किया जाता है, अगर मुसीबत में हो तो कैसे भागना है, अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो कैसे अगले पे हमला करना है। ये सारी चीजें हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ठीक है। हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट में हम सीख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज, फ्रेंड्स, फैमिली, हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हम अपने माहौल से अच्छा या बुरा, ये हमारे ऊपर है, हम उनसे सीखते हैं। और दोस्तों के बारे में तो बड़ी एक कहावत मशहूर है कि जिनकी संगत अच्छी हो, दोस्ती अच्छी हो, तो उनकी जिंदगी में कामयाबी होती है। तो दोस्त वो चीजें जो आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, ये बड़ा इम्पैक्ट करती है आपकी सोशल लाइफ पे। सोशल लाइफ आपकी अच्छी होनी चाहिए।
हमारे पास उसके बाद आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। ये एक होता है होस्ट और गेस्ट का रिलेशनशिप, यानी मेजबान और मेहमान। एग्जाम्पल हमारे पास है मलेरिया। लोगों का सोचना है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। सिर्फ उस मच्छर के काटने से मलेरिया होगा जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है। आपको 100 मच्छर काट लें आपको मलेरिया नहीं होगा। आपको सिर्फ आधा मच्छर भी थोड़ा सा काट ले जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट गेस्ट बैठा था, आपको मलेरिया हो जाएगा। फीमेल मॉस्किटो काटती है जिसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर हमारे पास एक बेसिक सिंपल सी एग्जांपल है पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटिस, यानी हेड लाइस, सर की जुएं। सर की जुओं के लिए हम इंसान जो है उसके होस्ट है, हम उसके मेहजबान है। हमारे बालों में बैठी रहती है, जब तक उसको हम निकालेंगे नहीं, निकलेगी नहीं हमारे बालों से, जाएगी नहीं, खून पीती रहेगी, जो हम न्यूट्रिशन लेंगे हमसे न्यूट्रिशन लेती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी, बड़ी होती रहेगी, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी, स्कैल्प को खराब करेगी, बालों को खराब करेगी और मसले क्रिएट करेगी। लेकिन जब तक हम एंटीलाइज शैम्पू डाल के उसको निकालेंगे नहीं, वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमारे लिए वो गेस्ट है, हमारा हमारा पैरासाइट है। हम जब तक निकालेंगे नहीं इस पैरासाइट को, वो नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आ जाती है। ये मक्खी जो है, ये मक्खी का नाम है सेसेफ्लाई। क्या नाम है इसका? सेसेफ्लाई, टी साइलेंट, ठीक है। इसके अंदर एक पैरासाइट छुपा होता है जिसका नाम है ट्राइपेनोसोमा ब्रूकी। अब ये पैरासाइट क्या करता है? ये पैरासाइट, ये मक्खी सेसेफ्लाई अगर किसी इंसान को, फॉर एग्जांपल मुझे अगर सेसेफ्लाई काट ले, मुझे तो नहीं पता चला, मैं तो बोलूंगी आम सी मक्खी है। अब उस सेसेफ्लाई के अंदर ट्राइपेनोसोमा ब्रूकी नाम का एक जो है वो पैरासाइट था। होगा क्या? फटीग होगी, वोमिटिंग, नोजिया, थकावट, मसल सोर, बहुत सारी तकलीफ। तो मुझे तो अंदाजा नहीं होगा, अगर डायग्नोस नहीं हुआ तो कोमा में भी जा सकती हूँ, और अगर और फर्दर डायग्नोस नहीं हुआ तो लीथल भी है, डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है जो हमारे पास निकला है फार्माकॉन से, जिसका मीन होता है ड्रग, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग। ये जो आजकल हम पेनाडोल ब्रूफेन जो है वो दवाई की तरह खा रहे होते हैं ना, ये हमारे पास होती है फार्माकोलॉजी, कि कैसे बॉडी के अंदर पेनाडोल ब्रूफेन या कोई भी और मेडिकेशन जाके हमारी बॉडी के अंदर असर कैसे करेगी, क्या उसका फर्स्ट पास इफेक्ट है, क्या चीज है उसके अंदर, वो सारी चीजें जो है फार्माकोलॉजी के अंदर आती है। एक्शन ऑफ ड्रग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके बाद हमारे पास द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनली, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी हमारे पास, ये बायोकेमिस्ट्री से हमारे पास लिंक करती है। फर्दर आगे इसकी डिटेलिंग जब आएगी तो और आपको एग्जांपल्स देके मैं जरूर समझाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, ये इम्यूनोलॉजी और एंटोमोलॉजी हमारे पास एक्सरसाइज में मौजूद थी, ये डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, बुक के अंदर नहीं थी, एक्सरसाइज में पूछी गई थी। The branch of science that studies the immune system, its function and disorder. इम्यून सिस्टम के हमारे बहुत से फंक्शन हैं। एक हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शन ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर अगर बॉडी के अंदर बाहर से कोई पैथोजन आता है जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो बॉडी के जो WBC है ना, इम्यून सिस्टम जो है उसे फाइट आउट करता है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये बॉडी के टिश्यूज है, मैंने इसको नहीं मारना, ये जो बाहर से आए हैं इनको मैंने मारना, ठीक है। अब यही अगर डिसऑर्डर हो जाता है इम्यून सिस्टम को, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बॉडी जो है इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि ये बॉडी के टिश्यूज हैं या बाहर से आए किसी और पैथोजन के हैं, या कैंसरस, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर हो गया, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। उसमें वो क्या करता है, बॉडी के टिश्यूज को भी मारना शुरू करता है, उसको टिश्यूज को भी मारना शुरू करता है, तो डिफरेंशिएट करना वो भूल जाता है। उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, यानी खुद ब खुद वो अपने ही बॉडी को, अपने ही सेल्स को, टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये फंक्शन है, और ये अगर रिवर्स हो जाए तो डिसऑर्डर भी बन जाता है। लास्ट हमारे पास है एंटोमोलॉजी, यानी ये द ब्रांच ऑफ जोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी छोटे छोटे हमारे पास हशरात हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट वन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।